सुनने में तो ये एक मामूली लंच मीटिंग थी। 1975 की गर्मियों में यूनियन लीडर जिमी होफा को किसी से मिलने जाना था। गाड़ी में बैठे रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे भी, लेकिन फिर हवा हो गए। अगवा, हत्या या कुछ और ही सियापा। चलो उठाते हैं पर्दा जिमी होफा के गायब होने के पीछे के राज पर से। 1930 के दशक में जिमी होफा मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने वाले एक जुनूनी नेता के रूप में सामने आए। ट्रक ड्राइवरों के लिए पहला राष्ट्रीय माल ढुलाई समझौता कराने में उनकी अहम भूमिका रही। ये वो दौर था जब वो ताकतवर टीमस्टर्स यूनियन के अध्यक्ष थे। लेकिन 1967 में जुआरियों को प्रभावित करने, धोखाधड़ी और साजिश रचने के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा। हालांकि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उनकी सजा कम कर दी। जेल से रिहा होकर यूनियन की कमान फिर संभालने की कोशिश में जुटे हुए जिमी होफा जुलाई 1975 में अचानक गायब हो गए। उनकी ये गुमशुदगी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इस पर कई किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी और अफवाहों का बाजार गर्म होता रहा। 14 फरवरी 1913 को इंडियाना के एक छोटे से शहर ब्राजील में जिमी होफा का जन्म हुआ। वो अमेरिकी इतिहास में ऐसे मजदूर नेता बने जिनके बारे में आज भी लोग बातें करते हैं। बचपन से ही उसने देखा था कि आम अमेरिकी मजदूर किस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। उसके पिताजी कोयला खदान में काम करते थे, लेकिन जब जिमी काफी छोटा था तब उनकी मौत हो गई। जिमी की मां ने उसे और उसके तीनों भाई बहनों को पालने के लिए कड़ी मेहनत की। आखिर में पूरा परिवार उठकर डेट्रॉइट जा बसा। पढ़ाई के मामले में जिमी की किस्मत कुछ खास नहीं रही। ये भी ठीक से पता नहीं चल पाया कि वो हाई स्कूल तक गया भी था या नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि परिवार की मदद के लिए उसने स्कूल छोड़ दिया और काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसे डेट्रॉइट में एक किराना स्टोर की गोदाम में काम मिल गया। वहीं उसने अपना जादू चलाया। वहां उसने अपनी पहली हड़ताल करवाई, जिसकी वजह से उसके साथ काम करने वाले लोगों को अच्छा वेतन मिला। दरअसल उस वक्त स्टोर पर स्ट्रॉबेरी का नया सामान आया था। जिमी और उसके साथियों ने ये कहते हुए उसे उतारने से इनकार कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो कुछ नहीं उतारेंगे। आखिरकार स्टोर मालिक को झुकना पड़ा। 1930 के दशक में जिमी होफा ट्रक ड्राइवरों की यूनियन इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ टीमस्टर्स में शामिल हो गए। कुछ ही समय में वह धमाकेदार तरीके से यूनियन के डेट्रॉइट वाले दफ्तर के बॉस बन गए। होफा को तो बस यही पसंद था, यूनियन में ज्यादा से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों को लाना और उनके लिए मोटी तनख्वाह वाले समझौते करना। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह कितना भी जमकर लड़ाई लड़ ले, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। आखिर 1952 में उनकी मेहनत रंग लाई और वह पूरी यूनियन के उप प्रधान बन गए। 5 साल बाद किस्मत ने फिर साथ दिया और होफा यूनियन के प्रधान बन बैठे। ये वही समय था जब पिछले प्रधान डेव बेक पर यूनियन के पैसों में गड़बड़ी करने का इल्जाम साबित हुआ और उन्हें जेल जाना पड़ा। होफा खुद भी कई जांचों के घेरे में रहे, लेकिन हर बार वह किसी तरह बच निकलते थे। यूनियन प्रधान के तौर पर उनकी सबसे बड़ी धमाल 1964 में हुई, जब उन्होंने पूरे उत्तरी अमेरिका के ट्रक ड्राइवरों को एक ही झटके में एक समझौते के तहत ले आए। FBI और अटॉर्नी जनरल कैनेडी दोनों होफा के पीछे पड़े थे। उन्हें शक था कि होफा ने यूनियन को आगे बढ़ाने के लिए गैंगस्टरों की मदद ली। कोर्ट में तू मैं चला, मगर ये लोकप्रिय नेता को फंसा नहीं पाए। लेकिन मार्च 1964 में होफा की खैर नहीं रही। उन्हें रिश्वतखोरी और जूरी को प्रभावित करने का दोषी ठहराया गया। उसी साल जुलाई में एक और झटका। इस बार उन्हें यूनियन के पेंशन फंड में गड़बड़ी का दोषी पाया गया। 3 साल तक होफा ने फैसलों के खिलाफ अपील की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 1967 में उन्हें 13 साल की जेल हो गई। मगर 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने उनकी सजा माफ कर दी, मगर एक शर्त थी। 1980 तक होफा यूनियन में कोई लीडर वाली कुर्सी नहीं संभाल सकते थे। पर होफा कहाँ मानने वाले थे। वो तो कोर्ट में इस पाबंदी के खिलाफ लड़ने लगे और पर्दे के पीछे से फिर से टीमस्टर्स की कमान संभालने की कोशिश में जुट गए। होफा तो दुश्मनों का ढेर लगा चुका था अपने करियर में। माना जाता है उन्हीं दुश्मनों में से किसी एक ने 1975 में उसका खेल खत्म कर दिया। जुलाई के आखिर में होफा डेट्रॉइट से निकला, किसी लोकल गुंडे और न्यू जर्सी की यूनियन लीडर जो माफिया से जुड़ा था से मिलने। ये मीटिंग किसी झगड़े को सुलझाने के लिए थी, पर होफा के अलावा कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद ये यूनियन वाला लीडर कहां गया कोई नहीं जानता। गाड़ी तो रेस्टोरेंट की पार्किंग में मिल गई,
पर होफा का कुछ पता नहीं चला। 1982 में आखिरकार उसे कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया गया। जब से होफा गायब हुआ, तब से उसकी कहानी के बारे में अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ कहते हैं गैंगस्टरों ने ठीक कर दिया, कुछ को लगता है सरकारी एजेंट्स का हाथ है। सालों में पुलिस को कई खबरें मिली, कहां दफना है होफा, पर अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली। 2001 में एक नया मोड़ आया जब पता चला जिस गाड़ी में वो सवार था उसमें उसका डीएनए मिला। 2012 में फिर एक खबर, डेट्रॉइट के एक घर की तलाशी ली गई पर कुछ नहीं मिला। 2013 में फिर एक कोशिश, ओकलैंड टाउनशिप के एक खेत में खुदाई हुई। ये वो जगह थी जहां से होफा को आखिरी बार देखा गया था। ये खबर कथित गुंडे टोनी जेरिली ने दी थी। उसने ये भी बताया कि होफा को कैसे मारा गया, एक फावड़े से सिर पर वार कर जिंदा दफना दिया गया। 2017 में मार्टिन स्कोर्सेसे निर्देशित फिल्म द आयरिशमैन की शूटिंग शुरू हुई, जो होफा के गायब होने पर आधारित थी। ये फिल्म 2003 की किताब आई हर्ड यू पेंट हाउसेज पर आधारित थी, जिसमें गैंगस्टर फ्रैंक द आयरिशमैन शीरन ने दावा किया था कि उसने होफा को मारा था। रॉबर्ट डेनिरो, शीरन और अल पचिनो, होफा जैसे बड़े कलाकारों की वजह से चर्चा में आई ये फिल्म आखिरकार सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुई। होफा ने 1936 में जोसेफिन पॉजिवक से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हुए, बेटी बारबरा क्रांसर और बेटा जेम्स पी। होफा दोनों ही सार्वजनिक रूप से अपने पिता के गायब होने की जांच कराने की मांग कर चुके हैं। जेम्स पी. होफा अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए 1998 से टीमस्टर्स यूनियन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।